नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है पार्ट 14 ऑफ PYQs ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। इस सीरीज में पार्ट 1 to 13 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. As per Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989, the hazardous waste has been put into the following number of categories. तो हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989 के तहत हैजरस वेस्ट को इंडिया में कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? 16, 14, 18 या 10? करेक्ट ऑप्शन इज 3, 18. क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग इज अ केमिकल मेथड ऑफ हैजरस वेस्ट ट्रीटमेंट. तो हैजरस वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए एक केमिकल मेथड है, कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या अब्सॉर्प्शन? तो डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, अब्सॉर्प्शन ये सब फिजिकल मेथड्स होते हैं। जो केमिकल मेथड्स होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज हैजरस वेस्ट इज हैजरस बिकॉज ऑफ अ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, एंड व्हेन यू न्यूट्रलाइज दैट फंक्शनल ग्रुप इट बिकम्स लेस हैजरस और नॉन हैजरस। तो हैजरस वेस्ट हैजरस इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, वेरी रिएक्टिव। उसको अगर आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं केमिकली तो वो हैजरस नहीं रह जाता है। तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन, केमिकल मेथड, ठीक है। क्वेश्चन 3. Cyanide removal by adsorption is done on 1. Silica gel, 2. Activated alumina, 3. Activated carbon या 4. Fly ash. Correct option is 3. Activated carbon. अब adsorption क्या होता है? Adsorption is सुपरफिशियल अब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होगा, कोई भी मैटर अगर किसी बॉडी में सिर्फ सरफेस पे ही स्टिक करता है और नीचे अब्जॉर्ब नहीं होता है, पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है, जैसे स्पंज होता है पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है कि पूरा पूरा पानी स्पंज में पूरा पूरा चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई बॉडी हो जिसमें कि अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सिर्फ सरफेस पे चिपक जा रहा है, जैसे स्पंज के ऊपर अगर आप धूल डालें तो स्पंज के अंदर नहीं जाएगा, स्पंज के सरफेस पे ही रह जाएगा, उससे चिपक जाएगा, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 4. इन एन इकोसिस्टम कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज 1. हेटेरोट्रॉप्स, 2. फेगोट्रॉप्स, 3. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या 4. प्रेडेटर्स? तो सही उत्तर है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो मींस अदर, मतलब दूसरा, और ट्रॉफ मतलब होता है खाना या फूड बनाने वाला। तो अदर, दूसरे के ऊपर जो निर्भर है अपने खाने के लिए, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो वो कंज्यूमर है, वो दूसरे से कंज्यूम कर रहा है, तो वो हेटेरोट्रॉफ है, दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। फेगोट्रॉप्स वो होता है जो अपने भोजन को निगल लेता है और पेट में जाके उसको डाइजेस्ट करता है, पहले मुंह में चबाता नहीं, सीधे निगल लेता है, होता है फेगोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स तो प्लांट्स होगा, और प्रेडेटर्स होगा तो वो कार्निवोर्स होते हैं। तो चाहे वो प्रेडेटर्स हो चाहे वो हर्बीवोर्स हो, एनीवेज वो कंज्यूमर होगा और वो हेटेरोट्रॉफ होगा, ठीक है। Question 5. In the efficiency equation for electrostatic precipitators, U represents the following. तो efficiency equation जो होता है कि कितने efficiency से electrostatic precipitator काम करता है, उसमें U होता है उस equation में। तो U का क्या मतलब होता है? Settling velocity of particle, 2. Migration velocity of particle, 3. Relative velocity of gas and particles, या 4. Size of particle. सही उत्तर है migration velocity of particles. Answer is 2. Question 6. An ecosystem is a layered structure with the following number of layers. अब इकोसिस्टम एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम जानते हैं। उसमें कौन कौन से लेयर होता है? सिंगल लेयर होते हैं, डबल लेयर होता है, मल्टीपल लेयर होता है या 5 लेयर्स होता है? उसमें डबल लेयर होता है। और डबल लेयर में क्या होता है? ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। कि एक ऑटोट्रॉफ होता है प्लांट्स, जो कि खाना बनाता है, सोलर एनर्जी को फिक्स करता है, और बाकी सारे हेटेरोट्रॉफ्स है जो जो प्लांट पर फीड करते हैं वो भी, और जो उन एनिमल्स पर फीड करते हैं जो प्लांट्स पर फीड करते हैं। तो हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, सब हेटेरोट्रॉफ्स है। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, 2 layers of an ecosystem. Question 7. In general, the color of pigment comes from the wavelength of light. 1. Absorbed, 2. Reflected, 3. Deflected, या 4. Refracted. So color of pigment comes from the wavelength of light that is not absorbed but reflected. Like in leaves, green color is not absorbed but is reflected, and that's why the leaves appear green. तो कलर ऑफ पिगमेंट क्या होता है? सनलाइट पड़ता है किसी भी चीज के ऊपर, सनलाइट पड़ती है, और जो पोर्शन सनलाइट का अब्सॉर्ब नहीं करता है बॉडी बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है, वही आपको दिखाई देता है, तो वही उसका कलर होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सारे कलर्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन जो स्पेक्ट्रम है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो ग्रीन हेविली रिफ्लेक्ट करते हैं, लीव्स तो ग्रीन दिखते हैं। तो कलर ऑफ पिगमेंट कम्स फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज
reflected. Answer is 2. Question 8. In photosynthesis, the conversion of unusable sunlight energy into usable chemical energy is associated with the action of green pigment called 1-chlorobenzene, 2-chloramine, या 3-chlorophyll, या 4-carotenoid. Very simple answer, chlorophyll. Photosynthesis, chlorophyll. कुछ है ही नहीं इसमें. Question 9. Ecosystem productivity is measured in terms of. अब ecosystem productivity किस terms में measure की जाती है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर ईयर, केजी पर मीटर स्क्वायर ईयर, या मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर ईयर. तो इसका आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा. अब क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए केजी पर मीटर ईयर, क्योंकि कितना बायोमास एक स्क्वायर मीटर में एक साल में फिक्स हुआ वो होता है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. और मैंने गूगल किया तो मुझे 3 आंसर मिला, पर जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहां पे आंसर था 1 कि किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर. तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर है, प्लीज प्लीज मुझे बताएं. ठीक है. Question number 10. Biogeochemical cycles mean cycling of the following through a system. Biogeochemical cycle में क्या चीज एक सिस्टम में सर्कुलेट होती है? 1 एनर्जी, 2 बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, 3 मैटर, या 4 केमिकल्स. तो एनर्जी नहीं होगा और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होगा. मैटर या केमिकल्स में से कुछ एक हो सकता है, पर हम कह रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. और इसमें हम कार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं. इसमें हम पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट या डीडीटी की बात नहीं करते हैं. तो इसलिए हम इसको मैटर कहेंगे, ना कि हर केमिकल. ठीक है, तो मैटर. Question 11. When fresh water from rivers meets the ocean water, it is called 1 bay, strait, delta, या estuary. सही उत्तर है estuary. आंसर है 4. पर हम बाकी जानेंगे कि बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है और डेल्टा क्या होता है. बे होता है खाड़ी, कि जहां पे सब तरफ से जमीन है और बीच में समुद्री पानी है, जैसे बंगाल की खाड़ी. ठीक है, तो वहां बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ साइड से भी और वेस्ट साइड से भी जमीन है और बीच में वो पानी है, इसलिए बे ऑफ बंगाल. स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लैंड्स. जैसे श्रीलंका है और इंडिया है, उसके बीच में एक पतला सा पानी की धारा है, उसको स्ट्रेट कहते हैं. डेल्टा. डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड वेयर द रिवर डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स बिफोर मीटिंग द सी. नदी जब समुद्र में मिलती है उससे पहले नदी का जो सेडिमेंट लोड होता है वो बहुत हैवी हो जाता है और वो उसको डिपॉजिट करती है जमीन, समुद्र से मिलने से पहले जमीन में ही. और जहां डिपॉजिट करती है वहां एक डेल्टा, एक ट्रायंगुलर शेप लैंड फॉर्म हो जाता है सेडिमेंट डिपॉजिट होते होते. और वो जो डेल्टा होता है उसमें वो क्रॉस होती है नदी की कई धाराओं से, जैसे सुंदरबन डेल्टा, तो वो होता है डेल्टा. और एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी होता है नदी का मुंह. नदी जहां समंदर में मिलती है उस पॉइंट पे जहां मीठा पानी से और खारा पानी मिलते हैं ना, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे एस्चुरी कहते हैं. एस्चुरीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. ये खारा पानी और मीठा पानी मिलता है तो वहां बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होता है, तो उसको एस्चुरी कहते हैं. ठीक है, चलते चलते बे के बारे में, खाड़ी के बारे में एक और बात जानिए कि खाड़ी जो होती है ना, वो छोटा बॉडी ऑफ वाटर होता है जो एक बड़े बॉडी ऑफ वाटर से कनेक्ट होता है. जैसे कि बे ऑफ बंगाल एक छोटा बॉडी ऑफ वाटर है जो सेमी सर्कुलर इन शेप है, जो दो तरफ से जमीन से घिरा हुआ, और वो फिर इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है, तो उसको कहते हैं बे. ठीक है. क्वेश्चन 12. जनरली एड्सॉर्बेंट इज अ सॉलिड विच कैन बी used many times by a process of 1 dissolution, 2 oxidation, 3 reduction, या 4 regeneration. एड्सॉर्प्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया पिछले सवाल में. तो एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एक सॉलिड बॉडी होता है जिसको कई कई बार आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ सरफेस ही गंदा होता है, तो उसको बार बार आप यूज कर सकते हैं. किस प्रोसेस से? डिसोल्यूशन मतलब घुलाने से, नो. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज करने से, नो. रिडक्शन रिड्यूस करने से, नो. रीजनरेशन की बार बार उसको रीजनरेट करते हैं, उसको साफ कर देते हैं सरफेस को, फिर से काम आ जाता है, तो प्रोसेस. सही उत्तर है रीजनरेशन. एड्सॉर्बेंट इज अ सॉलिड व्हिच कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स बाय अ प्रोसेस ऑफ regeneration. That is, we clear up the surface, we clean the surface, we regenerate it and use it again and again. Question number 13. In the dilution technique, lapse rate is defined as. अब dilution technique में lapse rate क्या होता है? 1 change of moisture content with height, change of air pressure with height, change of air temperature with height, या change of flow direction. lapse rate होता है decrease in atmospheric temperature with increase in height. ठीक है, तो चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर विथ हाइट. आंसर इज 3. ठीक है, आज के लिए इतना ही.
मिलती हूँ आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और साथ ही मैं वीडियो लाने वाली हूँ जल्द ही कि 10 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो इस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और उस 10 में से कम 5-6 टाइप के न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो इस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे आपको। तो उस वीडियो पे नजर रखिएगा, मैं नेक्स्ट वीक जरूर लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरा चैनल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दूसरे वीडियोस आपको दिए गए हैं, डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस और शॉर्ट वीडियोस जो कि प्लेलिस्ट में है एनवायरमेंटल साइंसेस इन अ नटशेल, वो सभी जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो सभी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। ऑल द बेस्ट।